हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी के बीच उपस्थित हूं। आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे 16 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। 16 अप्रैल के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में रहे, जैसे दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डीडी न्यूज, पीआईबी, एएनआई के महत्वपूर्ण खबरों पर डेली शाम को 7:30 बजे हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। ये वीडियो आपके आरओ परीक्षा के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ उत्तराखंड पीएससी, उत्तर प्रदेश पीसीएस, आरपीएससी, हरियाणा पीसीएस, झारखंड पीसीएस, एमपी पीसीएस, जेपीएससी, सीजीपीएससी तथा अन्य एक दिवसीय परीक्षाएं जैसे यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी डब्ल्यूएससी की सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होता है। डेली जो न्यूज़पेपर में रही महत्वपूर्ण खबरें होती है उनको हम लोग यहाँ पर आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, टू द पॉइंट बातें करते हैं और आपकी परीक्षा में प्रीलिम्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो सकती है, मुख्य परीक्षा के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्या क्या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सबको यहाँ पर हम लोग चर्चा करते हैं। और यहाँ से देखा जाए तो आप अपने मुख्य परीक्षा के लिए वैल्यू एडेड मटेरियल भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, देखा जाए तो अगर आप डेली हमारे साथ जुड़ के ऑनलाइन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं और प्रिंटेबल पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, हमारी पीपीटी प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन सब के लिए हम लोगों ने जो मासिक पैकेज है, मासिक पैकेज डिजाइन किया है। यहाँ पर देखा जाए तो मासिक पैकेज अप्रैल करंट अफेयर पैकेज है। मासिक पैकेज करंट अफेयर का जो अप्रैल माह का पैकेज है, उस अप्रैल माह के पैकेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें क्या क्या चीजें आपको मिलती हैं, तो वीडियो क्लासेस आपको डेली शाम को 7:30 में मिल जाता है। डेली देखा जाए तो 10 एमसीक्यू का आपको टेस्ट मिल जाता है। डेली क्लास पीपीटी और क्लास पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दी जाती है, प्रिंटेबल पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, और इसके साथ देखा जाए तो महीने के एंड में एक फुल टेस्ट आपका होता है करंट अफेयर का, और साथ ही साथ जो कंप्लीट पीडीएफ होती है, मासिक कंपाइलेशन होता है, वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इन सब चीजों को डाउनलोड करने के लिए जो हमारा कंपाइलेशन है और प्रिंटेबल पीडीएफ है, इसको डाउनलोड करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, व्हाट्सएप कम्युनिटी बनी हुई है। जिन लोगों ने इनरोल कर रखा है खुद को और अभी तक कम्युनिटी में नहीं जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप में, तो आप लोग हेल्पलाइन नंबर पर हमारे कॉल कर सकते हैं, या फिर अन्य जानकारी के लिए भी आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9838932888 या फिर 9792276999 पे आप कॉल करिए। और आप दोपहर में 12 बजे से लेके रात 8 बजे तक इस पे कॉल कर सकते हैं। कॉल करके जो भी आपको जानकारी चाहिए हो, आपको सारी जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर पर सबसे पहले बात करें वर्ल्ड वॉइस डे। देखा जाए यहाँ पर जो 16 अप्रैल का दिन है, ठीक, 16 अप्रैल का जो दिन होता है इसको विश्व आवाज दिवस के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड वॉइस डे के रूप में मनाया जाता है। और यहां पर देखा जाए तो विश्व आवाज दिवस, वर्ल्ड वॉइस डे जो है, सभी लोगों के दैनिक जीवन में आवाज के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए हर साल 16 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। ठीक है, आगे बात करें, यह दिन जो होता है एक वैश्विक वार्षिक कार्यक्रम है जो मानव आवाज की असीम सीमाओं को पहचानने के लिए समर्पित है। और इस बार का जो थीम है, यानी कि 2025 के लिए जो मनाया जा रहा है वर्ल्ड वॉइस डे 2025 का, इसका थीम क्या है, इसका थीम याद रखिए, एम्पावर योर वॉइस। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं एम्पावर योर वॉइस इस बार का जो वर्ल्ड वॉइस डे है इसका थीम है। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है वर्ल्ड वॉइस डे का थीम और कब मनाया जाता है, ये जरूर जाने रहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अमर उजाला में रहा महत्वपूर्ण खबर देखते हैं। राजीव कुमार पापुआ न्यू गिनी के उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। ठीक है, जो राजीव कुमार है वो पापुआ न्यू गिनी में भारत के अगले उच्चायुक्त होंगे, इनके बारे में चर्चा कर ले। तो भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी राजीव कुमार को पापुआ न्यू गिनी का उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी के नए उच्चायुक्त बने हैं राजीव कुमार। आगे हम चर्चा कर ले तो 2001 बैच के आईएफएस अधिकारी वर्तमान में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद में उप महानिदेशक के पद पर कार्यरत है। यानी राजीव कुमार जो है वर्तमान में देखा जाए तो जो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद है उसमें उप महानिदेशक के पद पर कार्यरत है। यहां पर आगे हम बात करें, विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि राजीव कुमार जल्द ही पापुआ न्यू गिनी में भारत के अगले उच्चायुक्त के तौर पर कार्यभार संभाल लेंगे। यानी कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पापुआ न्यू गिनी के जो अगले उच्चायुक्त होंगे भारत के, वो कौन है, उनका नाम क्या है, राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार है और वर्तमान में देखा जाए तो ये किस पद पर है, जो भारत सांस्कृतिक संबंध परिषद है वहां पर उप महानिदेशक के पद पर कार्यरत है। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश दिनेश महेश्वरी बने विधि आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कमेंट करके आप बताइएगा कि पहले विधि आयोग जो गठित किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे। यहां पर हम बात करें तो उच्चतम न्यायालय ने कि सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व न्यायाधीश हैं दिनेश महेश्वरी, इनको 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? दिनेश महेश्वरी बने। परीक्षा हमसे डायरेक्टली पूछ सकता है, तो इसको आप जाने रहिएगा, नाम इनका जरूर जाने रहिएगा। ठीक है, आगे हम बात करें, जो 23वां विधि आयोग है इसका गठन पिछले साल 3 सितंबर को किया गया था। ठीक है, 3 सितंबर 2024 को 3 सितंबर 2024 को जो 23वां विधि आयोग है, ठीक है, 23वां विधि आयोग, लॉ कमीशन जो है, 23rd लॉ कमीशन का गठन किया गया था। आगे हम बात कर ले यहां पर, तो अधिवक्ता हितेश जैन, कौन? हितेश जैन और प्रोफेसर डीपी वर्मा को
23वें विधि आयोग का पूर्णकालिक सदस्य भी नियुक्त किया गया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो दिनेश महेश्वरी के साथ साथ में 2 अन्य लोगों की नियुक्ति हुई है। 2 अन्य लोग कौन कौन से हैं? हितेश जैन है और प्रोफेसर डीपी वर्मा भी हैं। इनकी नियुक्ति भी कर दी गई है पूर्णकालिक सदस्य के तौर पर। आगे देखें, जो जस्टिस महेश्वरी हैं, ठीक है, जस्टिस दिनेश महेश्वरी जो है, ये सितंबर 2004 में राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। यानी कि इनका जो एज अ जज इनका जो कार्यकाल प्रारंभ हुआ वो कहां से प्रारंभ हुआ था? राजस्थान हाईकोर्ट से प्रारंभ हुआ था 2004 में। उसके बाद क्या होता है कि जुलाई 2014 में ये इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थानांतरित, इनका ट्रांसफर होता है इलाहाबाद हाईकोर्ट में। फिर उसके बाद देखा जाए 2016 में ये मेघालय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। यानी कि मेघालय हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के पद पर ये रह चुके हैं। और साथ साथ में देखा जाए उसके बाद 2018 में ये कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी बनते हैं। ठीक है, उसके बाद जनवरी 2019 में ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और मई 2023 में ये अपने पद से रिटायर हो जाते हैं। न्यायाधीश का जो उनका पद था उस पद से रिटायर हो जाते हैं। तो यहां पे आप जाने रहिए किन किन राज्यों में इन्होंने जो न्यायाधीश का पद है संभाला है। राजस्थान में सबसे पहले संभाला, फिर उसके बाद में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट में इनका स्थानांतरण हुआ। उसके बाद ये मेघालय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। मेघालय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनने के बाद में देखा जाए तो 2018 तक ये कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। 2019 में ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद में मई 2023 में 14 मई 2023 को ये अपने पद से रिटायर होते हैं। और रिटायर होने के उपरांत अब देखा जाए 2025 में, ठीक है, 2025 में इनको नामित कर दिया गया है क्या? जो 23वां विधि आयोग है, 23वां विधि आयोग का अध्यक्ष नामित कर दिया गया है। चलिए अगली खबर पे चर्चा करें। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, यहां पर देखा जाए तो जीएस पेपर 6, ठीक है, जीएस पेपर 6 के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में अवसंरचना विकास, उत्तर प्रदेश में अवसंरचना विकास एक टॉपिक दे रखा है आपका जीएस पेपर 6 में। उस दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वाटरवेज, जो वाटरवे 1 है, वाटर वे का विस्तार किया गया है। और देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जल परिवहन को मिलेगा नया विस्तार। चर्चा कर ले, यहां पर पॉइंट क्या है? तो यूपी सरकार की योजना मंदाकिनी, केन और कर्मनासा नदियों को भी जल परिवहन से जोड़ने की है। इसके साथ ही राष्ट्रीय जलमार्ग 1 को कानपुर से फर्रुखाबाद तक विस्तार देने की भी तैयारी है। यानी कानपुर से लेकर फर्रुखाबाद तक जो नेशनल वाटरवे 1 था, ठीक है, इलाहाबाद से हल्दिया तक, अब उसको विस्तारित किया जाएगा। कानपुर और फर्रुखाबाद तक उसको विस्तारित किया जाएगा। तो वो योजना है, यानी कि जो नेशनल वाटरवे, ठीक, 1 है, इसको विस्तारित किया जाएगा। और कहां तक किया जाएगा? फर्रुखाबाद तक इसको विस्तारित किया जाएगा। इलाहाबाद तक है, हल्दिया, इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में, लेकिन अब उसको विस्तारित किया जाएगा। आगे हम देखें, उत्तर प्रदेश सरकार माल ढुलाई के लिए गंगा तथा अन्य हिमालयी नदियों के प्रमुख हिस्सों को विकसित करके अपने अंतर्देशीय जल परिवहन नेटवर्क का विस्तार कर रहा है। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा देखा जाए तो जो माल ढुलाई होती है, जल परिवहन जो होता है, सबसे सस्ता होता है। ठीक है, सबसे सस्ता होता है और कोई भी प्रदूषण, मतलब प्रदूषण जो होता है नाम मात्र का होता है जल परिवहन से। तो जल परिवहन से जो उत्तर प्रदेश को देखा जाए तो बेसिकली नदियों का जाल उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। एक दूसरे से नदियां कनेक्टेड हैं, जो हिमालयी नदियां हैं वो आके गंगा में मिलती हैं, यमुना में मिलती हैं। तो क्यों ना हम लोग जल परिवहन को इस तरीके से सुदृढ़ करें कि जो नदियां हैं, नदियों के माध्यम से हमारा परिवहन होता रहे, आसान होगा, लागत जो होगा लागत प्रभावी भी होगा और साथ साथ में प्रदूषण मुक्त भी होगा। ठीक है, तो उसी दिशा में देखा जाए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये कदम उठाया जा रहा है कि यहाँ पर जो माल ढुलाई के लिए गंगा तथा अन्य हिमालयी नदियों को प्रमुख हिस्से को विकसित करके अपने अंतर्देशीय जल परिवहन नेटवर्क को विस्तार किया जा रहा है। ठीक है, बात करें यहाँ पर तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के अंतर्गत 1100 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को कवर किया गया है, जिसमें निर्बाध नौवहन सुनिश्चित करने और क्षेत्रीय व्यापार बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए नए मल्टी मॉडल टर्मिनल और वर्टिकल लिफ्ट पुल पेश किए जा रहे हैं। ठीक, तो ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 6 में जो उत्तर प्रदेश में अवसंरचना विकास के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो परिवहन व्यवस्था है, उस परिवहन व्यवस्था के अंतर्गत जो जल परिवहन है, उत्तर प्रदेश में जल परिवहन का विकास, परीक्षा में आपसे डायरेक्टली सवाल पूछ ले, क्योंकि जीएस पेपर 6 अनप्रेडिक्टेबल है। ठीक है, डाटा फैक्ट से क्वेश्चन पूछता है और सीधे सीधे जो गवर्नमेंट सोर्स या गवर्नमेंट वेबसाइट होती है वहां पर कोई ऐसा आर्टिकल आया, गवर्नमेंट की ओर से कोई आर्टिकल मतलब जारी किया गया या छपा, कोई लेख छपा, अभिलेख छपा, तो उससे संबंधित सवाल भी आपके जीएस पेपर 6 में पूछे जा सकते हैं। तो उन सब दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये
उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की वेबसाइट के द्वारा पोस्ट किया गया था कि यूपी में जल परिवहन को मिलेगा नया विस्तार, और इसी वजह से ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगली खबर पे हम चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश में खुलेगा पहला इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहला खुलेगा कहां पर? उत्तर प्रदेश में खुलने जा रहा है। उत्तर प्रदेश का पहला इंडो डच जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ये कहां पर खुलेगा? तो ये बाराबंकी में खुलेगा। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उन पर चर्चा कर ले तो भारत सरकार और नीदरलैंड के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार पहला इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलेगी। यानी कि दोनों देशों के सहयोग से भारत सरकार और जो नीदरलैंड की सरकार है उन दोनों सरकारों के सहयोग से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में, ठीक है, इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है और यह प्रदेश का पहला इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा। आगे हम चर्चा करें, यह सेंटर बाराबंकी में स्थापित किया जाएगा। इसके जरिए फूलों और सब्जियों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा रहा है मूल रूप से देखा जाए तो यहाँ हेडिंग से ही आपको पता चल रहा है कि किसानों के जीवन में खुशबू बिखेरेंगी फूलों की खेती, और ये प्रदेश में खुलेगा पहला इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। 7 एकड़ जमीन इसके लिए चिन्हित की गई है। ठीक है, बाराबंकी में 7 एकड़ की जमीन, 7 एकड़ की जमीन चिन्हित की गई है जिससे ये इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा सके। आगे हम देखें, इस सेंटर पर फूलों की खेती, ठीक है, जो एक्सीलेंस सेंटर होगा इस सेंटर पर फूलों की खेती पर नए शोध हो सकेंगे। यहाँ जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है यहाँ पर फूलों की जो खेती होती है, फूलों की खेती पर नए नए शोध हो सकेंगे देखा जाए। साथ ही विशेषज्ञों और किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे नई तकनीक से फूलों की खेती हो सकेगी। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, जैसे आप विज्ञान पढ़ते हैं, जीव विज्ञान, ठीक है, तो आपको बताना है फलों की खेती को क्या कहते हैं? फूलों की खेती को क्या कहते हैं? सब्जी की खेती को क्या कहते हैं? ठीक है, जो आप कल्चर पढ़ते हैं बायोलॉजी में, बायोलॉजी का पहला चैप्टर फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी, सारी चीजें पढ़ते हैं ना, तो आपको बताना है फलों की खेती को, फूलों की खेती को और सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए ये आपके लिए प्रश्न है, इसका आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तर देंगे। जो मैं आपसे सवाल बीच में पूछता हूँ सवालों को उत्तर दिया करिए। चलिए आगे देखें, पंजाब ने जीता 15वां हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप। पंजाब ने जीत लिया है जो 15वां हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप था। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के झांसी में किया जा रहा था और इसको किसने जीता है? पंजाब राज्य ने जीता है। किसको पराजित किया है? मध्य प्रदेश को पराजित किया है। पॉइंट पर चर्चा कर ले, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। कोई भी नेशनल जो चैंपियनशिप होती है, इंटरनेशनल चैंपियनशिप होती है, वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर हम बात करें तो पंजाब ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप जीत ली है। 15 अप्रैल को फाइनल मुकाबले में पंजाब ने मध्य प्रदेश को 4-1 से पराजित किया। किसको पराजित किया है? मध्य प्रदेश को पराजित कर ये 15वां नेशनल हॉकी सीनियर नेशनल चैंपियनशिप जो था वो जीता है पंजाब ने। आगे हम चर्चा कर ले, इससे पहले तीसरे और चौथे स्थान के लिए हुए मुकाबले में उत्तर प्रदेश ने मणिपुर को पराजित किया। यानी कि देखा जाए तो पहला स्थान किसका रहा? पहला स्थान रहा पंजाब का। ठीक, पंजाब पहले स्थान पर। दूसरा स्थान किसका रहा? मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान रहा। तीसरा स्थान किसका रहा? अपने उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान रहा। और वहीं पर देखा जाए तो मणिपुर का कौन सा स्थान रहा? मणिपुर रहा चौथे स्थान पर। ठीक है, तो ये 4 स्थान आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश परीक्षाओं से या तो डायरेक्टली पूछ सकता है कि जो 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप हुई थी उसमें उत्तर प्रदेश की रैंक क्या थी? उत्तर प्रदेश की रैंक थी तीसरी। ठीक है, 3rd पोजीशन पे उत्तर प्रदेश ने फिनिश किया था। आगे हम बात कर लें, जो प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था ये 4 अप्रैल को शुरू हुआ था और 15 अप्रैल तक खेला गया। कहां पर? झांसी उत्तर प्रदेश में आयोजन किया गया था। परीक्षाओं से पूछे कि 15वीं हॉकी इंडिया नेशनल जो सीनियर नेशनल चैंपियनशिप है इसका आयोजन कहां पर हुआ था? झांसी में हुआ था। ठीक, चलो आगे बात करें। अगली खबर क्या है? भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। ठीक है, पहले होता था देखा जाए तो पहले प्लेयर ऑफ द ईयर होता था। आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना जाता, पूरे साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना जाता था। लेकिन अब उसमें होता क्या था कि पूरे साल में बहुत से जो टूर्नामेंट होते थे, अब उन टूर्नामेंट में बहुत से ऐसे खिलाड़ी होते थे जो निखर के आते थे, अच्छा परफॉर्म करते थे, लेकिन पूरे साल में किसी एक खिलाड़ी को चुनना बहुत दुष्कर होता था। ठीक है, तो इस वजह से देखा जाए तो आईसीसी के द्वारा क्या किया गया कि हर महीने प्लेयर ऑफ द मंथ स्टार्ट कर दिया गया।
तो और यहाँ प्लेयर ऑफ द मंथ जो है, इससे सवाल आपके परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, प्रीवियस ईयर में सवाल आपके पूछे जा चुके हैं। मंथ दे देता है कि फरवरी महीने के लिए किसको चुना गया, मार्च महीने के लिए किसको चुना गया। जैसे यहां पर हम श्रेयस अय्यर की बात कर ले, तो श्रेयस अय्यर को तो मार्च महीने के लिए चुना गया है, फरवरी महीने के लिए किसको चुना गया था, तो फरवरी महीने के लिए देखा जाए, फरवरी महीने के लिए शुभमन गिल को चुना गया था। ठीक है, तो मंथ से याद रखिएगा। तो भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में अच्छा परफॉर्म करने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। चर्चा करें यहां पर, भारतीय क्रिकेटर श्रेयस अय्यर को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान शानदार बल्लेबाजी करने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। वे टूर्नामेंट के दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले, जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी उसमें दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। उन्होंने 48.60 के औसत से 243 रन बनाए थे। चैंपियंस ट्रॉफी में 243 रन इन्होंने बनाए थे। आगे हम चर्चा कर ले, महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलिया की जॉर्जिया वॉल को मार्च महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। ठीक है, जॉर्जिया वॉल को चुना गया है महिलाओं में। ठीक, जो महिलाओं की श्रेणी है उसमें किसको चुना गया, जॉर्जिया वॉल को चुना गया। अगर यहीं पर फरवरी का पूछ ले, क्योंकि फरवरी में भी भारत के ही किसी व्यक्ति को चुना गया था प्लेयर ऑफ द मंथ, फरवरी के लिए किसको चुना गया, शुभमन गिल। ठीक, और ये लगातार दूसरी बार है जब किसी भारतीय को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें, दूसरे रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच का आयोजन। यहां पर देखा जाए कलम और कवच का आयोजन, ये जो कलम और कवच है बेसिकली रक्षा साहित्य महोत्सव है, और रक्षा साहित्य महोत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया, नई दिल्ली में किया गया। पॉइंट पर चर्चा कर ले, तो संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र ने, किसके द्वारा, जो संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र है, ठीक है, सेंटर फॉर द जॉइंट वॉरफेयर स्टडीज, इसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया क्या, जो दूसरा रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच। ठीक है, कहां पर इसका आयोजन हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। कब हुआ, 15 अप्रैल को हुआ। परीक्षा में आपसे पूछे कि दूसरा रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच का आयोजन कहां पर किया गया, नई दिल्ली में किया गया। कब किया गया, 15 अप्रैल 2025 को किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, आगे चर्चा कर ले, यह कार्यक्रम राष्ट्रीय सुरक्षा, कूटनीति और विकास के लिए रणनीतिक रूपरेखा तैयार करने पर केंद्रित है। इसमें भूमि, वायु, समुद्र, साइबर और अंतरिक्ष सहित विशिष्ट प्रौद्योगिकियों को अपनाने और संचालन के विविध क्षेत्रों में हुई प्रगति को भी शामिल किया गया है। यानी कि यहां पर देखा जाए तो जो भूमि, वायु, समुद्र, साइबर सुरक्षा तथा अंतरिक्ष के जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में जो राष्ट्रीय सुरक्षा, कूटनीति और विकास की रणनीति यहां पर तय की गई और उसी बात पर चर्चा हुई यहां पर। ठीक है, तो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है दूसरा रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच। ठीक, चलिए अगली खबर पर चर्चा करें, तो महाराष्ट्र सरकार ने एआई के माध्यम से प्रशासनिक बदलाव के लिए आईबीएम टेक्नोलॉजीज इंडिया के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है। आपने ये कुछ पढ़ा सा आपको लग रहा होगा, मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको पढ़ाया था, वो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट के साथ हुआ था, और यहां पर देखा जाए ये आईबीएम के साथ समझौता हुआ है। ठीक है, वो जो समझौता हुआ था, महाराष्ट्र सरकार ने 3 एक्सीलेंस सेंटर स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था, वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ हुआ था। और यहां पर ये आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के साथ, जो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन टेक्नोलॉजीज इंडिया है, उसके साथ समझौते ज्ञापन पर एक सहमति पत्र हस्ताक्षरित किया गया। पॉइंट पर चर्चा कर ले, तो महाराष्ट्र सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के माध्यम से जो प्रशासनिक बदलाव होते हैं, ठीक, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस जो होते हैं, उसके लिए आईबीएम टेक्नोलॉजी इंडिया के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत क्या होगा, मुंबई, पुणे और नागपुर सहित राज्य में 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, यहां पर 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, और पिछला समझौता जो हुआ था वो इन्हीं 3 शहरों में एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जा रहे थे। ठीक है, आगे हम बात करें, साथ ही आईबीएम के शैक्षणिक और प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म की मदद से सरकारी कर्मियों और विद्यार्थियों को एआई, साइबर सुरक्षा और क्लाउड प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित भी किया जाएगा। यहां पर देखा जाए तो आईबीएम के द्वारा क्या किया जाएगा, जो शैक्षणिक और प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जो आईबीएम का शैक्षणिक और प्रशिक्षण प्रोग्राम प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो सरकारी कर्मी होते हैं, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में रहने वाले कर्मचारी हैं, साथ ही साथ जो विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों को भी एआई, साइबर सुरक्षा और प्रौद्योगिकी से प्रशिक्षित किया जाएगा आईबीएम के द्वारा। इसका उद्देश्य
एआई, हाइब्रिड क्लाउड, डेटा एनालिटिक्स जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके सार्वजनिक सेवा वितरण और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाना है। ठीक है, तो इसी वजह से इसका आयोजन किया जा रहा है। आगे हम बात करें अंतरराष्ट्रीय खबरों में महत्वपूर्ण, आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, यहां से सवाल आपकी परीक्षा में आ सकता है। पेरू के पूर्व राष्ट्रपति, नाम क्या है इनका? इनका नाम है ओलांटा हुमाला। परीक्षा में आपसे पूछे हाल ही में खबरों में रहे ओलांटा हुमाला निम्नलिखित में से किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? ठीक है, तो ये पेरू के राष्ट्रपति थे। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा है पेरू की राजधानी। वहीं पर आईएसएसएफ, जैसे आईएसएसएफ का पहला चरण जो था, आईएसएसएफ जो शूटिंग वर्ल्ड कप था, उसका पहला चरण ब्यूनस आयर्स में आयोजित किया जा रहा था। ठीक है, और उसका दूसरा चरण कहां पे स्टार्ट हुआ? दूसरा चरण स्टार्ट हुआ पेरू की लीमा में। और उसी पेरू के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, इनका नाम है ओलांटा हुमाला। इनको 15 साल की कैद हो गई है। ठीक है, अब 15 साल की कैद हुई है। और ऐसे सवाल यूपीपीसीएस के फेवरेट हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का ऐसे जो सवाल होते हैं ना, जहां पर किसी राष्ट्राध्यक्ष को या तो असैसिनेट कर दिया गया, ठीक है, या तो किसी हादसे में उनकी मृत्यु हो गई, या फिर कोई उनके साथ दुर्घटना हो गई, या कोई सजा हो गया, या किसी स्कैंडल में फंस गए, या फिर कोई ऐसा अनुचित कृत्य किया जिसकी वजह से वो चर्चा में आए, तो यूपीपीसीएस ऐसे जो फेवरेट सवाल होता है, ऐसे फेवरेट टॉपिक है यूपीपीसीएस का ये सब। और यहां से सवाल यूपीपीसीएस पूछता है। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये ओलांटा हुमाला का नाम आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहां पर देखें तो पेरू की अदालत ने 15 अप्रैल को देश के पूर्व राष्ट्रपति ओलांटा हुमाला और उनकी पत्नी, क्या नाम है इनका? नादिन हेरेडिया। क्या नाम है इनका? नादिन हेरेडिया को धन शोधन के एक मामले में 15 साल की सजा सुनाई है। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो 15 साल की सजा सुनाई गई है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। मनी लॉन्ड्रिंग के कारण परीक्षा में तो डायरेक्टली ऐसे पूछ सकता है कि ओलांटा हुमाला का संबंध किस देश से है, या तो पेरू के नाम डायरेक्टली पूछेगा। नाम कैसे पूछेगा? कि हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग के चलते पेरू के पूर्व राष्ट्रपति को 15 साल की सजा हो गई, उनका नाम था डैश, 4 नाम दे देगा, आपको वहां से एक टिक करना होगा। नाम क्या टिक करेंगे? ओलांटा हुमाला। आगे हम बात करें, दोनों को ब्राजील के निर्माण क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ओडोब्रेज, ये ओडोब्रेज से धन प्राप्त की, जो प्राप्त धन था इसमें हेराफेरी के मामले में दोषी पाया गया। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में यहीं पर फंसे थे ये लोग। आगे हम बात करें, सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यह हेराफेरी जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी, ये 2011 में जब राष्ट्रपति चुनाव हो रहा था, ठीक है, उस टाइम पे ओलांटा हुमाला राष्ट्रपति चुने गए थे। और उसी टाइम की ये बात है जब ये ओलांटा हुमाला ब्राजील की एक कंपनी के द्वारा पैसे लिए जाने और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अभी जो अभियुक्त थे, मतलब उस टाइम पे जो सुनवाई थी, सुनवाई के दौरान ये दोषी पाए गए और इसी वजह से इनको 15 साल की कैद हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इससे बात किया। और चलते चलते अंतिम खबर, आज 16 अप्रैल है और 16 अप्रैल से संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि जो भारतीय रेलवे है, भारतीय रेल की शुरुआत के आज 172 साल पूरे हो रहे हैं। तो यहां से संबंधित जो सवाल बन सकते हैं और जो आए भी हैं उन पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। भारत में रेल की शुरुआत के 172 साल पूरे हो गए हैं आज। ठीक है, 16 अप्रैल को ही पहली रेल चली थी। 172 साल पहले भारत में रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 में हुई थी। ठीक है, 1853 को रेल की शुरुआत हुई थी। मुंबई में वह दिन ऐतिहासिक था। उस दिन वहां सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया था। उस दिन दोपहर 3:35 पर 21 तोपों की सलामी के साथ बोरी बंदर से थाड़े के लिए पहली बार 14 डिब्बों की एक ट्रेन रवाना हुई थी। उस पर सवार थे 400 आमंत्रित यात्री। यानी कि जो पहली ट्रेन चली वो बोरी बंदर से ठाड़े के बीच में, मुंबई से ठाड़े, आप पढ़ते हैं ना, मुंबई से ठाड़े के बीच में चली, मुंबई से ठाड़े, तो मुंबई से थाड़े के बीच में जो चली, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? बोरी बंदर से थाड़े के बीच में चली थी। ठीक है, और इसमें टोटल कितने डिब्बे थे? डब्बे भी याद रखिए, परीक्षा वहां से पूछ सकता है। 14 डिब्बे थे और 400 लोग वहां पर सवार थे उस डब्बे में। ठीक, 400 आमंत्रित लोग यहां पर सवार थे और इस ट्रेन को 3 इंजन खींच रहे थे। जो ट्रेन थी, यहां पे आप देख सकते हैं, ये ट्रेन 14 डब्बे थे और इस ट्रेन को खींचा जा रहा था इंजन के द्वारा। उन इंजनों का क्या नाम था? 3 इंजन खींच रहे थे। तीनों इंजन का क्या नाम था? सिंध, सुल्तान और साहब। ठीक है, ये 3 इंजन थे जो खींच रहे थे और ये आपका पीवाईक्यू है, ये आपका पीवाईक्यू है, ये भी आपका पीवाईक्यू है। ठीक है, आगे हम बात करें, उस ट्रेन ने 34 किलोमीटर का सफर 1 घंटा 15 मिनट में तय किया था। यहां पर जो 34 किलोमीटर है
ये भी आपका PYQ है। तो आप देखा जाए तो एक ही स्लाइड से आपको 3-4 PYQ मिल गए, ठीक। और ये आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट भी है, आगामी परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और आज के दिवस के दृष्टिकोण से, आज के जो दिन का इतिहास है, आज के दिन के इतिहास के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट था। तो मुझे बताना, आपको लगा कि ये चीज बतानी चाहिए, इससे संबंधित जो पॉइंट है, फैक्ट है, वो बताने चाहिए आपको, तो मैंने आपको बताया। चलिए कुछ प्रश्न है आपके लिए, उन प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न क्या है कि राजीव कुमार को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? फिजी, पापुआ न्यू गिनी, म्यांमार या इंडोनेशिया? ये पहला प्रश्न है हमारा, इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। दूसरा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित कथनों और तर्क पर विचार करें। कथन और तर्क दे रखा है, उस पर आपको विचार करना है। पहला कथन क्या है कि जस्टिस दिनेश महेश्वरी को 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, ये पहला कथन है। और तर्क क्या दे रहा है कि 23वें विधि आयोग का कार्यकाल जो है ये 5 वर्षों का है, ठीक है, कार्यकाल 5 वर्षों का है। अब आपको बताना है कौन सा इसमें से सही ऑप्शन है। केवल कथन सही है, केवल तर्क सही है, दोनों सही है, लेकिन तर्क कथन की व्याख्या नहीं करता है। डी कह रहा है कथन सही है, तर्क गलत है, ठीक है। अब आपको बताना है यहां पे क्या सही है, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 3, कारण परिणाम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कारण क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार जल परिवहन का विस्तार कर रही है। परिणाम क्या कह रहा है? राज्य में परिवहन लागत में कमी और व्यापारिक सुगमता बढ़ेगी। यानी कि कारण है और कारण का परिणाम, जब कारण हो रहा है तो उससे क्या परिणाम निकलेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहां पर कथन क्या है? यह कथन केवल कारण सही है, केवल परिणाम सही है। सी कह रहा है दोनों सही है और एक दूसरे से संबंधित है। डी कह रहा है दोनों सही है लेकिन संबंधित नहीं है। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार का जब जल परिवहन का विस्तार होगा तो राज्य की जो परिवहन लागत है उसमें कमी आएगी और व्यापारिक सुगमता बढ़ेगी, ठीक है। अब आपको बताना है कौन सा सही ऑप्शन आपके दृष्टिकोण से लग रहा है कि कौन सा एग्जैक्ट आंसर होगा, ठीक है। और ऐसे सवाल ही यूपी पीसीएस में आप पूछे जा रहे हैं, ठीक। यूपी पीसीएस में एज इट इज सवाल आपसे परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? आपको सही चुनना है यहां पर, ठीक। इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उत्तर प्रदेश के लखनऊ में खोला जाएगा। यह केंद्र फूलों और सब्जियों की खेती को बढ़ावा देगा। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, कोई नहीं सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, नीचे दिए गए में से कौन सा सही है? आपको सही बताना है। फिर से फाइनल में पंजाब ने, ठीक है, यहां पर बात की जा रही है 15वीं सीनियर हॉकी चैंपियनशिप के संदर्भ में, ठीक है। 15वीं सीनियर हॉकी चैंपियनशिप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? आपको बताना है। फाइनल में पंजाब ने यूपी को हराया। दूसरा कह रहा है मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा। तीसरा कह रहा है उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर रहा, ठीक है। आगे देखें, झांसी में प्रतियोगिता आयोजित नहीं हुई थी। अब आपको बताना है यहां पर कौन सा सही है, ठीक है, कौन सा सही है आपको बताइएगा। चलिए आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? श्रेयस अय्यर ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में कुल कितने रन बनाए थे? 243, 231, 261 और या 210? आगे हम बात करें, प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आईबीएम के साथ एआई का प्रयोग हेतु समझौता हुआ है, ठीक है। महाराष्ट्र सरकार और आईबीएम के, महाराष्ट्र सरकार के संदर्भ में यहां पर देखा जाए, ठीक है, महाराष्ट्र सरकार के संदर्भ में बातें की जा रही है। आईबीएम के साथ महाराष्ट्र सरकार का एआई के प्रयोग हेतु समझौता हुआ है। दूसरा कह रहा है पुणे और नागपुर में एआई केंद्र स्थापित होंगे। तीसरा कह रहा है एआई तकनीकी के जरिए कृषि उत्पादन में बढ़ावा दिया जाएगा। और चौथा कह रहा है इस पहल का उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाना है, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पे से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही नहीं है, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 और अंतिम प्रश्न है कि वर्ष 2025 में जो विश्व आवाज दिवस है, वर्ल्ड वॉइस डे, ठीक है, वर्ल्ड वॉइस डे का थीम क्या है? वैल्यू योर वॉइस, फाइंड योर वॉइस, एम्पावर योर वॉइस या यूज योर वॉइस। तो ये 8 प्रश्न है। 8 प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करते रहिए और वीडियो को अगर जो पसंद आ रहा है तो लाइक करते रहिए। लाइक करेंगे तो यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा कहता है कि अगर आप किसी वीडियो को लाइक करते हैं तो यूट्यूब आगे लोगों को रिकमेंड करता है, ठीक है, कि हाँ ये कंटेंट अच्छा बन रहा है। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप जाहिर सी बात है एक लाइक से आपके कुछ होगा नहीं, आपसे लाइक के पैसे नहीं लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को, अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करिए।
कमेंट में जो आपसे सवाल पूछे जाते हैं उन सवालों को उत्तर जरूर दिया करिए। ये 8 प्रश्नों के इतर जो बीच में आपसे सवाल पूछे गए उन सवालों को उत्तर दीजिएगा। जैसे मैंने फलों की खेती, सब्जियां होती हैं, सब्जियों की खेती, फलों की खेती, फूलों की खेती के बारे में आपसे पूछा, उनका उत्तर दीजिएगा। साथ ही साथ एक सवाल मैंने आपसे और पूछा था। सवाल ये था कि जो पहला विधि आयोग था, पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो ये 4 सवाल मैंने वहां पर पूछे, 8 सवाल यहाँ, टोटल 12 सवाल आज के इस वीडियो में मैंने पूछा है। 30 मिनट के वीडियो में 12 सवालों के उत्तर आपको देने हैं कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।